जी, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो बाज़ औक़ात देखा यह गया है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये इंतहाई आसान चीज़ है, लेकिन ना इसी के अंदर ना वो गलती करते हैं। तो अगर तो प्लस माइनस करना आ जाए तो कह लें कि मैथ के हर क्वेश्चन में ये चीज़ इस्तेमाल होनी होती है। तो ये एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे हर क्वेश्चन में ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है। तो इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पढ़ लेंगे, फिर एलसीएम वगैरह। तो उसके बाद जो आपके टॉपिक हैं उनकी तरफ हम आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ ना रूल्स हैं, उनको ना सबसे पहले हम देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो सबसे अहम रूल है वो ये है कि आपने सबसे पहले ना साइन देखने होते हैं। मसलन अगर आपके पास लिखे हो दो टर्म्स गिवन है और वो दोनों प्लस की हैं या दोनों माइनस की हैं, तो यूं भी हो सकता है कि एक प्लस की हो और दूसरी जो टर्म है ना वो माइनस की हो, या एक माइनस और दूसरी प्लस की हो। तो ये चार पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो ये दोनों सेम हो, या तो ये एक मिनट, ये इधर मैं थोड़ा साफ करके लिख लूं। या तो दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी। अच्छा, इसी तरह या एक प्लस और एक माइनस, इस तरह करके ना, यानी कि ऑपोजिट साइन होंगे। तो इनके जो रूल हैं वो ये हैं कि अगर तो सेम टर्म्स होंगी तो फिर आपने ना ऐड करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों सेम टर्म्स होंगी फिर हम ऐड करेंगे। और अगर एक टर्म प्लस की होगी और एक माइनस की होगी तो फिर हमने ना सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ये दो ना रूल हैं। अब मसलन दो तीन सवाल करते हैं, फिर इसकी समझ आ जाएगी। मसलन अगर हम यूं लिखें जी +4, और इधर मैं लिख देता हूँ जी +2। तो अब ये दोनों प्लस के हैं। तो अगर ये दोनों प्लस के हों तो हमें पता है कि हमने इन दोनों को ऐड करना होता है। तो इधर हम प्लस लिख देंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और हमेशा आंसर में जो साइन आता है वो बड़ी टर्म का आता है। इसी तरह अगर लिखा हो -4 और -2, अब इन दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों का साइन सेम हो तो फिर भी हमने इनको ऐड करना होता है। इस जगह पर हमने ये पढ़ा कि अगर दोनों माइनस हो तो फिर भी हम क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। तो ये 6 लिखेंगे और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। इधर बड़ी टर्म से मुराद 4 है, तो 4 का साइन माइनस है तो इस जगह पर माइनस आएगा। लेकिन अगर यूं लिखा होता कि +4 और -2, अब इस जगह पर ये दोनों जो साइन है ये ऑपोजिट हैं। अगर साइन ऑपोजिट हो तो फिर हम माइनस करते हैं, यानी कि 4 में से 2 माइनस कर देंगे, इस जगह पर 2 आ जाएगा और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आएगा। तो इधर हम प्लस लिख देंगे। इसी तरह अगर लिखा होता -4 और नीचे लिखा होता +2, तो फिर भी हमने माइनस ही करना था, क्योंकि सबसे पहले हम साइन देखते हैं। साइन क्योंकि ऑपोजिट है तो इस वजह से इसको हम माइनस करेंगे। 4 में से 2 निकालेंगे तो इस जगह पर 2 आ जाएगा, और इस जगह पर 2 आ गया और साइन जो है ना वो बड़ी टर्म का आ जाएगा, यानी कि -2 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अगर इस तरह हो जाए कि मसलन छोटी टर्म ऊपर लिखी हो, मसलन लिखा हो -2 और जो +4 है वो नीचे लिखा हो, तो अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने ना इसको सॉल्व करना है। तो अब ये बात का सोचा जाता है, अच्छा 2 में से 4 किस तरह माइनस करें। तो इसका ये रूल होता है कि आपने बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करना है। तो ये आपने नहीं देखना है कि बड़ी टर्म ऊपर लिखी है या नीचे लिखी है। तो जिस जगह पर भी लिखी हो, अगर ये साइन ऑपोजिट है तो फिर आपने बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर देना है, यानी कि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, और साइन जो है ना वो बड़ी टर्म का आएगा। तो इधर बड़ी टर्म 4 है तो 4 का साइन प्लस है, इस वजह से हम +2 लिख देंगे। इसी तरह अगर लिखा होता +2 और -4 लिखा होता, तो फिर भी हमने यही काम करना था कि ये दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो 2 में से 4 नहीं निकल सकते हैं, फिर 4 में से 2 को माइनस करना और साइन जो है वो बड़ी टर्म का लगाना है। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन
की जाती हैं। अच्छा, इधर मैं थोड़े से क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपसे ना मैं पूछता ये हूँ कि इसका क्या जवाब आएगा। मसलन अगर लिखा हो -10, ये थोड़ा सा ना लिखने में मसला कार है, हैंग हो रहा है, एक मिनट इधर चेक करता हूँ। अच्छा, अगर लिखा हो जी -10 और इधर लिखा हो +4, अच्छा अब इसका आंसर क्या आएगा? -6। हाँ जी, यानी कि साइन ऑपोजिट है, 10 में से 4 निकालेंगे और इधर साइन बड़ी टर्म का आ जाएगा। अच्छा, अगर यूं लिखा होता -4 और नीचे लिखा होता +5, तो आप 4 में से 5 तो नहीं निकल सकते, फिर हम क्या करेंगे, 5 में से 4 निकालेंगे और फिर इधर 1 आ जाएगा और साइन बड़ी टर्म का आएगा, यानी कि इधर हम +1 लिख देंगे। इसी तरह अगर इसके साथ लिखा होता ना एक्स और इधर एक्स लिखा होता, तो इधर हमने एक्स लिख देना था। तो अगर एक्स स्केयर होता तो इधर हमने एक्स स्केयर लिख देना था। इसी तरह अगर लिखा हो जी -7 और इस जगह पर लिखा हो जी +9, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? +2। हाँ जी, +2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे और साइन जो है ना हमेशा बड़ी टर्म का आता है। बट तो ये ना अक्सर कह लें कि प्लस माइनस की ना स्टूडेंट गलती करते हैं। तो क्योंकि जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ना कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती है, तो फिर ये प्लस माइनस की ना ये गलती अगर हो जाए तो क्वेश्चन जो है ना गलत हो जाता है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन इस तरह ऊपर नीचे लिखा हुआ नहीं आएगा। मसलन ये क्वेश्चन इस तरह लिखा होता है, जिस टाइम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो इस तरीके से ये चीजें लिखी होती हैं। मसलन ये मैं कहता हूँ ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले ना हमने पहली 2 टर्म्स को सॉल्व करना है। ये लिखेंगे जी -2 +7। अच्छा, अब 7 में से 2 निकाल लेंगे, क्योंकि 2 में से 7 नहीं निकलते हैं, तो 7 में से 2 निकालेंगे, इधर आ जाएगा 5 और साइन आएगा बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म कितनी है? +5। अच्छा, ये दोनों टर्म्स हमने सॉल्व कर ली। अब ये लिखा हुआ है -5, तो ये वाला जो +5 है इसको हमने इस जगह पर लिखा और -5 इस जगह पर लिख दिया। अब 5 में से 5 निकाल देंगे तो माइनस करेंगे, इधर 0 आएगा, तो इसके साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बेशक प्लस लिखें या माइनस लिखें, तो इसका जवाब 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। इसी तरह अगर लिखा होता -4, इधर लिखा होता जी +6 और आगे लिखा होता जी -3, और इधर चले मैं लिख देता हूँ जी +1 लिख देते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले हम ये पहली 2 टर्म्स लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे जी -4 +6। तो 6 में से 4 निकाले, कितना आ गया जी? 2, साइन बड़ी टर्म का आ गया। अब आगे लिखा हुआ -3, तो ये आ गया जी +2 और -3। तो 3 में से 2 निकाले, 1 आ गया और साइन बड़ी टर्म का आ गया। अब ये -1 और ये क्या लिखा हुआ है? +1। तो ये दोनों सेम और अपोजिट हैं, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। 1 में से 1 निकालेंगे, 0। अगर दोनों टर्म्स बराबर हों तो बेशक आप प्लस लिखें माइनस लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब हम अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ना इस तरह ये चीजें लिखी होती है। मसलन लिखा होगा जी 3x - 6, 6x + 7, 7x लिख लेते हैं, तो ये किसके बराबर है? तो इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, पहली 2 टर्म्स ले लेंगे, हम कहेंगे जी 3x - 6x। तो अब इसके साथ कोई साइन ना हो तो ये प्लस का होता है, तो 3 में से 6 नहीं निकल सकता, तो 6 में से 3 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 3। और साइन बड़ी टर्म का, अगर इधर एक्स है इधर एक्स है, तो इस जगह पर भी क्या लिख देंगे? एक्स। ये आ गया जी -3x। अब ये लिखेंगे +7x, ये इस जगह पर लिख दिया। अब 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना आ गया? 4। और साइन बड़ी टर्म का आ जाएगा, साथ आ जाएगा x, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4x। इसी तरह अगर हमारे पास चीजें लिखी हों, मसलन इधर मैं कहता हूँ ये 13x + 7y, और आगे मैं लिख देता हूँ जी 5x, और इधर मैंने लिख दिया -8y। तो अगर कहा जाए ये चीज किसके बराबर है, तो इसमें हमने x वाली जो रकम है ना इनको ऐड करना है और y वाले को अलग ऐड करेंगे। अब 13 में से 5 अगर निकाल लें, +13x - 5x,
तो 13 में से 5 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 8 साइन बड़ी टर्म का, और साथ आ जाएगा x, ये आ जाएगा जी +8x। और इसी तरह ये दो टर्म्स y की हैं, ये लिखा हुआ है +7y और -8y। तो 7 में से तो 8 नहीं निकल सकते, तो 8 में से 7 निकालेंगे और साइन बड़ी टर्म का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1y। तो ये इसका आंसर आ जाएगा +8y -1y। तो इस तरह हमारे पास कोई भी सर। टर्म्स दी हो तो उनको हम ना प्लस और माइनस कर लेते हैं। तो इसमें अगर कोई मसला है तो बताएं, फिर इससे आगे ना मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। जी सर, मैं अभी क्वेश्चन पूछने लगी थी। जी जी। ये जो आपने -1x लिखा है, इसी तरह पीछे भी हमने 1x, आपने जैसे कि क्वेश्चन में आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखी थी, यहाँ पे 1 बचता है, 1x। हाँ जी। तो वैसे ऐसा होता है ना कि ये देखें, जैसे 8 में से 8y और 7y प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये माइनस हो गया, तो बाकी एक वाई बचा 1y, तो उसको ओनली y लिख देते हैं, या फिर हाँ जी। 1 साथ में ये लिखना हाँ जरूरी जी, ये जो होता है ना 1y, 1 किसी चीज से मल्टीप्लाई हो ना, मसलन मैं कहूँ कि 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। अब ये बेशक आप 1 शुरू में लिख लें या दाएं लिख लें या बाएं लिख लें, तो उसका आंसर 5 ही होता है। यानी कि 1 आइडेंटिटी होता है, 1 को अगर हम किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 खत्म हो जाता है। तो ये इसके जो शुरू में 1 लिखा हुआ है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम यूं लिख देंगे +8x और -y लिख लेंगे। तो ये वाला जो 1 है ना, ये खत्म हो जाता है, ये असल में इस जगह पर होता है। तो ये जिस तरह ना 1 × y, 1y का क्या मतलब है, 1 × y। तो 1 × y किसके बराबर होता है, y के। और ये जो शुरू में अगर माइनस है, तो अगर इधर माइनस है तो इसके साथ भी क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। हाँ जी, कोई और इसमें अगर चीज पूछनी है तो। है सर। अच्छा, एक दो ना मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूँ ना, ताकि मुझे समझ लग जाए कि आपको बात समझ आई या नहीं। फिर उससे आगे ना कर लेते हैं। मसलन 3x, इधर मैं लिख देता हूँ जी 4z, और आगे लिख लेते हैं +2x, और इधर 6y, और +3y। मसलन अगर कहा जाए इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले हम एक्स वाली टर्म्स देखेंगे, ये वाली दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, -3x +2x, ये किसके बराबर होगा, सर ये -x। -1x के, यानी कि -x के बराबर हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लिख देंगे -x। अच्छा, अब हम y वाली टर्म्स देखते हैं। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म y की है, ये लिखा हुआ है -6y और +3y। तो अब ये साइन ऑपोजिट है, तो माइनस करेंगे बड़ी में से छोटी को। तो इसका आंसर कितना आएगा, -3y आ जाएगा, क्योंकि माइनस करने से 3 आ गया। और हमेशा प्लस करें या माइनस करें, साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। तो बड़ी टर्म 6 है, उसका साइन माइनस है, तो इस वजह से ये कितना आ जाएगा, -3y। अच्छा, अब ये एक रकम बची गई है, कोई और जेड वाली नहीं है, तो इसको हम यूं ही साथ लिख देंगे। तो ये इसका ना आंसर होगा। अच्छा, अब उम्मीद है ये आपको ना प्लस माइनस की समझ आ गई। अब ना मल्टीप्लाई के रूल समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में ना हम ये करते हैं, एक साइड पे मैं आपको प्लस माइनस के लिख देता हूँ, प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, प्लस माइनस, और ऊपर इस जगह पर मैं लिखता हूँ माइनस, और नीचे लिख देता हूँ प्लस। तो ये सेम थे, अगर ये सेम हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर ये ओपोजिट हो तो इस जगह पर प्लस आना, अगर ये ओपोजिट हो तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका था, जो बड़ी रकम होती थी उसमें से छोटी को निकालते थे, और हमेशा आंसर में जो साइन है ना वो बड़ी टर्म का लगाते थे। अब ना मल्टीप्लिकेशन में ना मैं ये इस तरह करके लिखता हूँ एक लाइन में। मसलन अगर दोनों टर्म्स प्लस की हों, फिर क्या लिखेंगे, अगर दोनों टर्म्स माइनस की हों, फिर उसका आंसर क्या आएगा, एक प्लस हो और एक माइनस हो, फिर क्या आंसर आएगा, अगर एक माइनस और दूसरी प्लस हो, फिर उसका आंसर क्या आएगा। तो ये मैंने ना 4 बनाए हैं।
तो इसके अंदर ना अगर सेम हो तो इधर हम क्या करते थे, ऐड करते थे। इधर हमने क्या करना, अगर सेम होंगी तो हमने ऐड यानी कि प्लस लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक है, ये मैंने प्लस लिखा है, ठीक है। तो यूं लिख लें या यूं समझ लें, प्लस लिखना है, उधर प्लस करना है, इधर प्लस लिखना है। ये बस बात आपने याद कर रखनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेम साइन हो तो प्लस करना है आपने। मसलन अगर यूं लिखा हो 4x + 2x, तो इस जगह पर हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो ये प्लस कर लिया। और जो साइन होता है ना वो बड़ी रकम का लिखते हैं। इसके अंदर आपने बड़ी रकम का साइन नहीं देखना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, बड़ी रकम का साइन नहीं देखना है, सिर्फ आपने प्लस लिखना है। अगर ये सेम होंगी ना तो फिर हम प्लस लिखेंगे। मसलन इधर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये मसलन लिखा है 1, या चलो ये 4 लिखा हुआ है, और इधर मैं लिख देता हूँ 5। इधर भी मैं 4 लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ जी 5। ये अब क्या है, माइनस प्लस प्लस। तो अगर साइन सेम हो तो हम प्लस लिखते हैं, और अगर साइन इधर भी सेम है तो इधर भी हमने क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी माइनस माइनस यानी कि प्लस होता है, बाद का ना वो बड़ी रकम का साइन लिख देते हैं। इधर बड़ी रकम 5 है ना, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जी क्योंकि बड़ी रकम का साइन आंसर के साथ आता है तो ये 5 का साइन माइनस है, तो वो इस जगह पर माइनस लिख देते हैं। तो माइनस नहीं लिखना है। तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, इधर हमने प्लस लिख देना। अगर सेम होंगे तो क्या करना, प्लस लिख देना है। अगर इधर सेम होंगे तो प्लस करना है। मसलन अगर यूं लिखो -2 और -4 और -2, तो अब इनको हम प्लस करेंगे, यानी कि 6 और 2 को प्लस करेंगे, यानी कि 4 और 2 को प्लस करेंगे, कितना आ गया 6। और ये दोनों साइन में से हमने बड़ी रकम का साइन देखना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो फिर हम बड़ी रकम का साइन नहीं देखते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर माइनस माइनस लिखा हो तो प्लस लिख देना है, प्लस करना नहीं है, प्लस लिखना है। अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो माइनस लिखना है। मसलन अगर इधर लिखा हुआ है ना 4 और इधर लिखा हुआ है 5, तो ये ऑपोजिट साइन है, इधर हमने माइनस करना नहीं है, माइनस लिखना है। तो बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है, ये प्लस है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस लिख देना। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अभी कुछ सवाल करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। मसलन मैं कहता हूँ हमने मल्टीप्लाई करना, -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -7 के साथ। तो अब ये दोनों के साइन क्या हैं, सेम है। अगर सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं। तो ये हमने प्लस लिख दिया, इसमें बड़ी रकम का आपने साइन नहीं देखना। बड़ी रकम का साइन प्लस माइनस करते वक्त ना देखते हैं, तो मल्टीप्लाई में बड़ी रकम का साइन नहीं देखना होता है। तो यही गलती जो है ना होती है। अब 2 7 ज़ार 14, इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। इसी तरह अगर लिखा होता -3 मल्टीप्लाई +5, अब ये ऑपोजिट साइन है। अगर ऑपोजिट साइन हो तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। ऑपोजिट साइन हो तो माइनस लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 ज़ार कितना होता है, 15। अच्छा, इसमें आप देखें बड़ी रकम कौन सी है, 5। 5 का साइन क्या है, प्लस। तो इधर हमने ना प्लस लिखना नहीं है, यानी कि ये नहीं करना कि बड़ी टर्म का साइन हम लिख दें। तो बड़ी टर्म का अगर साइन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ जी, इस बात की समझ आई आपको। है। अच्छा, अगर यूं लिखा हो -4, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं -6 के साथ, तो अब इसका आंसर कितना आएगा। +24। हाँ, +24 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये सवाल यूं होता -4 और -6, ये दोनों अगर हम इसको सॉल्व करते तो अब इसका आंसर कितना आना था, ये माइनस का -10 आ जाना था, क्योंकि ये सेम है ना। अब इसको हमने ऐड करना हो था, और साइन जो है ना वो बड़ी रकम का लगाना था। तो प्लस माइनस करते वक्त बड़ी रकम का साइन आंसर के साथ आता है, मल्टीप्लाई करते वक्त बड़ी रकम का साइन नहीं आता है, बल्कि सेम साइन हो तो प्लस लिखना है और ऑपोजिट साइन हो तो माइनस लिखना है। तो ये अक्सर बच्चों को ना ये समझ नहीं आती है, मल्टीप्लाई की और प्लस माइनस करने की।
तो इसके अंदर बस है ये इतनी सी बात। मसलन अब इधर मैं सवाल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ये लिखा हुआ है जी -4x, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2x से। अब ये दोनों साइन क्या है, सेम है। दोनों जो टर्म साइन के साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो हम प्लस लिखते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8। अब ये एक्स और ये एक्स, जब दो एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अगर इधर कुछ नहीं लिखा है तो इधर 1 है, इधर 1 है। तो अब ये एक्स की पावर हो जाएगी 1 + 1, तो इसको हम लिखेंगे x⁻²। तो ये बन जाएगा x⁻²। लेकिन अगर यूं लिखा हो ना x+x, तो ये बराबर होता है 2x के। अच्छा, ये किस तरह 2x के बराबर होता है, यूं समझें, इसके शुरू में ना 1 लिखा हुआ है, इस जगह पर भी 1 लिखा हुआ है और इस जगह पर भी 1 लिखा हुआ है। अगर कुछ ना लिखा हो तो हम 1 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से हम अगर x कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा, 1 + 1, क्योंकि x बाहर चला गया, इधर से भी बाहर चला गया। तो अब ये 1 + 1 कितना हो जाता है, 2, और ये साथ क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो इसका मतलब x+x ये किसके बराबर होता है, 2x के बराबर होता है। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो जिस तरह ये इस जगह पर अगर मैं लिखूं x को अगर हम मल्टीप्लाई करें x के साथ, अब इसकी पावर जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी। जिस तरह अगर x लिखा होता 3 बार, x × x, तो इसको हमने लिखना था x⁻3। लेकिन अगर यूं लिखा होता है x+x+x, तो ये इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 है, 1x 2x और ये 3x, तो इसका आंसर कितना आना था, 3x आना था। तो ये इसका आंसर इस तरह बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, x और x⁻²। इसी तरह अगर लिखा हो -7x, -7x⁻², इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो, मसलन मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, चलें 3 के साथ, 3x⁻5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये दोनों साइन ऑपोजिट हैं। अगर साइन ऑपोजिट हो तो हम क्या लिखते हैं, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 21। अब ये x⁻2 है और ये x⁻5 है, अब पावर से ऐड होंगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा -21 x⁻7। तो ये जो है ना ये तरीका होता है जी मल्टीप्लाई करने का। तो इसकी समझ आ गई मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। जी सर। अच्छा, एक दो और सवाल इधर लिख लेते हैं, फिर आपसे मैं पूछ लेता हूँ और फिर इससे आगे ना करते हैं। मसलन अगर यूं लिखो -12, इसको हमने मल्टीप्लाई करना -2 से, एक ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ जी, -25, इसको मल्टीप्लाई करना है जी +2 के साथ। तो एक इसका आपने जवाब बताना है। इसी तरह चलें +70, इसको मल्टीप्लाई, 7x लिख देते हैं, या x⁻2, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जी +3x⁻5 के साथ। ठीक है, ये मैंने 3 सवाल बनाए हैं। हाँ जी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा। 24 + 24। हाँ जी, ये अब माइनस माइनस है ना, सेम साइन हो तो हम प्लस लिखते हैं। तो ये प्लस लिख दिया, और 12 2 24। इसी तरह ये एक माइनस है, ये प्लस है, अब क्या करेंगे, ये माइनस होगा ये 25 माइनस + आएगा, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ माइनस। गया। अच्छा, इसका क्या आंसर आएगा, सेम साइन है। ये 210, हाँ जी, 210 आ गया, और x 7, एक्स की पावर पावर। 7 आ गया, ठीक है। और ये साथ जो है ना प्लस, आपकी मर्जी है लिखना लिख लें, अगर ना लिखा हो तो उसका मतलब प्लस ही होता है। जिस तरह ये +5 है, इसको हम खाली यूं भी लिख सकते हैं 5। तो बेशक प्लस लिखना हो ठीक है, ना लिखना हो फिर भी ठीक होता है, लेकिन माइनस को लाजमी लिखते हैं। अच्छा, ये जो रूल थे ना ये मल्टीप्लाई के थे। अगर अब हम बात करें ना डिवीजन की, तो डिवीजन के अंदर भी सेम यही रूल होते हैं। मसलन अगर एक रकम प्लस की है और एक रकम दूसरी भी प्लस की है, ये दोनों का साइन सेम है, तो आंसर में प्लस ही आता है। तो इसी तरह अगर एक रकम माइनस की है और दूसरी रकम भी माइनस की है,
उसकी डिवीजन करेंगे ना तो उसका भी साइन माइनस में ही आएगा। इसी तरह एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये ओपोजिट है। ओपोजिट हो इधर प्लस लिखना है, अगर ओपोजिट हो तो फिर माइनस आता है। इसी तरह एक माइनस है और दूसरी प्लस है, ये फिर ओपोजिट है। ओपोजिट हो तो माइनस लगाते हैं। मसलन अगर यूं लिखा हो +4, इसको हमने डिवाइड करना +2 के साथ, तो ये दोनों के साइन सेम है। अगर सेम साइन हो तो प्लस लिखेंगे। 4 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर लिखा हो जी -8 और इसको हमने डिवाइड करना हो -2 के साथ, अब दोनों का साइन सेम है, तो साइन सेम हो तो प्लस लिखते हैं। और 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आएगा +4। इसी तरह अगर लिखा हो +15 और इधर लिखा हो -3, अब ये ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस आएगा। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह अगर लिखा हो -14 डिवाइडेड बाय +2, तो अब ये भी ऑपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो रूल हैं वो सेम है, प्लस माइनस के सेम हो गए, और मल्टीप्लाई और डिवीजन के जो रूल है ना वो भी सेम होते हैं। तो इस बात की समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, अब ना जो क्वेश्चन जिस टाइम हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना कोई भी मैथ का, उसके अंदर ना ये दोनों चीजें मिक्स होके आती हैं। मसलन इस तरह लिखा होगा -5, अब इधर लिखा होगा प्लस और इधर लिखा होगा -2। अब ये जब दो साइन इकट्ठे आ जाते हैं ना, मसलन ये दोनों साइन इकट्ठे आ गए हैं, तो जब दो साइन इकट्ठे आते हैं तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। जब दो साइन इकट्ठे आए तो उनका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ना ये ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे, तो हम इसको यूं लिखेंगे -5 प्लस माइनस, इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। तो ये ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन हो तो हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। और माइनस लिखने के बाद ये जो आगे 2 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट्स खत्म हो गई हैं, यानी कि मल्टीप्लाई वाला काम खत्म हो गया। अब एडिशन वाला या सब्ट्रैक्शन वाला आ गया, -2 -5 और -2। अब ये दोनों के साइन सेम है तो इसको हम करेंगे ऐड। 5 और 2 कितना हो गया, 7, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा, तो इसका आंसर आएगा -7। इसी तरह अगर लिखा हो जी +7, फिर इधर लिखा हो माइनस, और इस जगह पर लिखा हो -4, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो दो साइन है इनका एक साइन बनाना है। तो जब ये दो साइन इकट्ठे आ रहे हो तो ये मल्टीप्लाई को शो कर रहे होते हैं, तो मल्टीप्लाई का आपने रूल लगाना है। तो ये +7 इसी तरह आ जाएगा, ये दो साइनों का एक साइन बनाना है। तो सेम साइन हो तो मल्टीप्लाई में हमें पता है उसका आंसर क्या आता है, प्लस आता है। तो इस जगह पर हम लिख देंगे प्लस और ये आ जाएगा 4। तो 7 और 4 ये कितना हो गया जी, 11 हो गया। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। हाँ जी, इस बात की समझ आई है? जी सर। अच्छा, अब ना इधर मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन। ये मैंने लिख दिया -3 प्लस, इधर मैंने लिख दिया -2, फिर लिखा माइनस, और इधर लिख दिया जी -7। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये लिखा -3, अब इस दोनों की जगह पर इधर मैंने क्या लिखना है, माइनस। माइनस लिख देंगे। अब ये दो साइन है, इन दोनों साइन की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस लिख देंगे। अच्छा, अब पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -3 -2, ये कितना आ गया, 5, और हाँ। साइन बड़ी टर्म का ये आ गया हाँ। -5। अब इसमें ये +7 करते हैं, इधर हम +7 लिख देते हैं। तो 5 में तो 7 नहीं निकल सकता है, फिर 7 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 के साथ जो साइन है ना वो बड़ी टर्म का आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, +2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, इस तरह के ना क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो इस तरह का बनता है। तो इसके अंदर हमें ना मल्टीप्लिकेशन वाले रूल का पता होना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ना रूल का पता होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक अगर बात समझ आ गई तो फिर इसके बाद ना मल्टीप्लिकेशन में आपको समझाता हूँ, लेकिन डेसिमल वाली। अगर मसलन यूं लिखा हो 25.5
इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ या 1.3 के साथ। अच्छा, ये जो पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन है ना, ये समझे पॉइंट है ही नहीं। अगर पॉइंट ना हो तो इसका मतलब 252, इसको आपने 13 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 2 जार 6, 6 लगा, इधर 1 कैरी लिख देंगे। 3 5 जार 15 और 1 16, 6 लगा और 1 कैरी आ जाएगा। 3 2 जार 6 और एक 7, तो यहाँ पर 7 आ गया। फिर 2 1 जार 2, फिर 1 यानी कि 1 2 जार 2, फिर 1 5 जार 5 और 1 2 जार 2, ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 12, 1 कैरी और ये आ गया 3। अच्छा, अब ना पॉइंट लगाने का क्या तरीका होता है? इसके इस साइड पर कितनी रकमें हैं, इस पॉइंट के राइट साइड पर कितनी टर्म्स हैं? एक। और इसके इस साइड पर कितनी टर्म है? एक। तो एक और एक कितनी होगी? दो टर्म्स होगी। अब हमने ना इस साइड से पॉइंट लगाना है दो टर्म्स के बाद। तो दो टर्म्स के बाद पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि इसके राइट साइड पर आपने देखना है कितनी टर्म्स हैं। जितनी टर्म्स आएंगी उतने डिजिट छोड़ देने हैं राइट साइड से और पॉइंट इधर लगा देना। मसलन अगर ये होता ना, इस तरह लिखा होता, पॉइंट इस जगह पर होता और यहाँ पर लिखा होता जी 1.3, तो अब हमने ना इसको सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास आंसर कितना आना था? 3286। अब इस पॉइंट के बाद इधर कितनी रकमें हैं? दो। और इधर कितनी है? एक। टोटल ये कितनी होगी? तीन हो गई। अब यहां से तीन के बाद आपने पॉइंट लगाना है, तो ये पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा। तो 3.286 इसका आंसर होगा। तो इसी तरह अगर ये लिखा होता जी, ये होता जी 20, अगर इधर पॉइंट होता और ये खाली इधर लिखा होता 13, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना था, 3286 आना था। अब ये पॉइंट के बाद एक रकम है, तो इधर आप पॉइंट के बाद एक रकम के बाद हमने पॉइंट लगाना था। तो इसके अंदर ना मल्टीप्लिकेशन में ये इसका रूल होता है। हाँ जी, इसका ये समझ आ गया, ये पॉइंट किस जगह पर आता है? क्योंकि बार सर में मैं क्वेश्चन में ना पॉइंट आ जाता है, तो पॉइंट वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर डिवीजन वाले क्वेश्चन में पॉइंट आ जाए तो फिर उसको किस तरह सॉल्व किया अब जाता है? इसमें पहले उसको ले लें फिर आगे चलते हैं। जी जी। अभी इसमें मेरा क्वेश्चन है, ये हाँ जी, पहले बताएं। सर स्क्रॉल डाउन कर रहा थोड़ा। अच्छा, ये मैं ऊपर कर दे। जी सर, ये जो आपने पहले वाला तो जो बताया वो तो समझ आ गया, और उसमें मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि ये जो सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन की है जी। 3 2 6 और दूसरा 3 5, 15 का 5 आएगा, आपने 6 ही गाया हुआ, ये 1 किस चीज का ऐड किया हुआ है? अच्छा अच्छा, वो गलती से हो गया होगा। 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 15 का इधर 5 आएगा। ये ना इधर वो मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है, इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मुझे लिखा लगा ना। हाँ, इस तरह लिखा हुआ था मल्टीप्लाई 1.3 था वो, बस वैसे गलती है। 3 2 जार 6, 6 लग गया और 3 5 जार 15, 15 का 5 इधर लगा। इस जगह पर ना 1 लिखना था, वो गलती से इस जगह पर लिखा गया। 3 2 जार 6 और एक 7। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ गया, ये आ गया 7 और ये आ गया 12 और ये 1 कैरी और ये आ गया 3। ये इसका आंसर आ रहा है। अब ये पॉइंट के बाद इधर एक रकम है, इधर एक रकम है, राइट साइड पर देखनी होती है। ये दो टर्म्स होगी। अब इधर दो के बाद हमने ना पॉइंट लगाना है। तो ये इस तरीके से होती हैं। हाँ जी, इसके अलावा तो नहीं कोई क्वेश्चन है इस जगह पर? ये मल्टीप्लिकेशन इ- गलत हुई हुई थी। इसमें मुझे बस ये मल्टीप्लिकेशन का एक था, इसका मैंने पूछना था, लेकिन ये जो दूसरी वाली आपने की है इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये मैं ये वाली, नोट कर रही थी। ये वाली सेकेंड 2.5। 2.5 वाली, ये वाली ना। अच्छा, अब ये मैंने ना डायरेक्ट लिखा है। मैं इसको दोबारा हल करके दिखाता हूँ। मसलन ये होता है ना 2.52 मल्टीप्लाई 1.3, मैंने ना आंसर सिर्फ लिख दिया था। ये वाला आंसर लिख के ना वो मैंने पॉइंट लिखा है, लेकिन इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ये देखें, थ्री नहीं टू नो। जार सिक्स हमने तो ये पॉइंट देखने ही नहीं है, अभी हमने नहीं देखने पॉइंट। इसको हम ना सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, फिर ये 6 7, ये 12 का 2 और 1 कैरी। अब इसका ना हमने पॉइंट लगाना है। इसके इस साइड पर कितनी रकमें हैं? दो रकमें हैं। इसकी इस साइड पर कितनी है? एक। टोटल कितनी होगी? तीन।
3 के बाद पॉइंट आएगा इस जगह पर। तो ये जो है ना, मैंने क्या किया था, मैंने ये दो स्टेप किए ही नहीं है, क्योंकि ये रकमें सेम थी, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे किए थे ना, इस वजह से ये वाली मैंने लिख कर ना आंसर, उसके अंदर मैंने पॉइंट जो है ना वो आगे कर दिया था इस जगह पर, अगर आप देखें ना। तो ये मैंने सिर्फ पॉइंट जो है ना, पहले 2 के बाद लगाया था, फिर कितने के बाद लगा दिया, 3 के बाद लगा दिया। तो ये वाले दो स्टेप मैंने ना बीच में से मिस किए थे। तो ये इस तरह ये वाला है, सिर्फ उसके अंदर ना मैं ये बताना चाह रहा था कि पॉइंट जो है उसके इस साइड पर अगर दो रकमें हैं और इस साइड पर एक रकम है, टोटल 3 होगी, इधर 3 के बाद पॉइंट लगाना होता है। हाँ जी, इसकी जी सर, समझ बस आ ये गई। पॉइंट। जी जी। जी सर, अभी ठीक है, बस मुझे मसला यही ना। समझ नहीं आई थी हाँ, वो बस कब ये आया बीच है। में से मैंने वो स्टेप छोड़ दिया था ना, इस वजह से वो कंफ्यूजन हो गई। तो इस तरह ना कोई भी आप रकम लिख सकते हैं। मसलन अगर मैं खाली कोई क्वेश्चन ही लिखता हूँ, 3.7642, इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई करना 1.24 के साथ, तो अब अगर वैसे तो ये काफी लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है इसका पॉइंट हमने किस जगह पर लगाना है। इसके इस साइड पर कितनी टर्म्स हैं, 4 है, और ये कितनी है, 2 है, टोटल कितनी होगी, 6। अब हमने ना इस साइड से 6 टर्म्स के बाद लगाना है, पहली रकम भी छोड़ देंगे, दूसरी भी छोड़ देंगे, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी भी, छठवीं भी। तो पॉइंट इस जगह पर आएगा, और आगे जो भी लिखा होगा ना वो आगे आ जाएगा। तो पॉइंट वाली जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना वो इस तरीके से की जाती है। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई। जी सर, समझ अच्छा। आ गई। अच्छा, अब इसके बाद ना अगर डिवाइड में आ जाए कोई क्वेश्चन, मसलन यूं लिखा हो 123.3, इसको अगर हमने 2 पर डिवाइड करना हो, यानी कि 12.3 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे जो चीज़ है जिसके अंदर डिवाइड हो रहा है, तो उसको किस तरीके से करेंगे कि इसको अलहदा लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई लिख के ना 1/2 को अलहदा लिख लेंगे। ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा आगे करके लिख लेंगे। इसका सबसे पहले आपने पॉइंट खत्म करना, तो पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, और 3 के नीचे 0 लिख लेंगे, यानी कि पॉइंट के आगे जितने टर्म्स हों उतने जो है ना 0 वो लगा लिए जाते हैं। तो ये आ गया जी, 12.3 था वो 123 बन गया, और नीचे कितना आ गया, 10। अब ऊपर वाली जो टर्म है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 123 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी आपने वैसे ही डिवीजन, यानी कि 123 को आपने 20 के ऊपर डिवाइड कर देना। तो 20 10 कितना हो जाएगा, 120, इधर से 3 बच गया, तो पॉइंट लगा कर 0 लगा देंगे। 21 20, फिर ये 10 आ गया, अब फिर एक और 0 लगाएंगे, तो 25 100। तो इसका ये आंसर आ जाएगा कि 10.15। तो इस तरीके से अगर इसका जवाब निकाला जाए तो इसका जवाब आ जाएगा 10.15। इसकी समझ आ गई। अगर डिवाइड में पॉइंट वाली अगर टर्म दी हो, उसको डिवाइड करना हो तो किस तरह किया जाएगा डिवाइड।